नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र कविता अश्विन शाह लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि बिजनेस एक्सपांड करने का बेहतरीन तरीका और उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम ये देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस तरह से हम हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट यानी कि कौन से देश में अगर हमें भेजना है तो उस कंट्री के बारे में जानना अगर जरूरी है, हाँ तो क्या जानना जरूरी है, उस कंट्री की हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सपोर्ट करना एक बहुत ही आसान प्रोसेस है पर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये सिस्टम डिजिटल एग्जिम आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और इस सिस्टम के साथ, मेरे साथ और डिजिटल एग्जिम के परिवार के साथ अपना एक्सपोर्ट शुरू कीजिए। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि हमें अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए टोटल यूनाइटेड नेशंस 195 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है। 195 देश, यानी आप सोचिए कि मार्केट कितना बड़ा है। इस 195 देशों में से हम अगर एक एक देश को सर्च करें, उसका एनालिसिस करें, उसका रिपोर्ट बनाएं, जो कि हम आपके पास बनवाते हैं रिपोर्ट, वो रिपोर्ट अगर आपने अच्छे से बना दिया तो आपका एक्सपोर्ट का 50% काम वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका मार्केट फाइनलाइज हो जाता है। अब एक्सपोर्ट किसी भी प्रोडक्ट को करने से पहले मार्केट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कंट्री के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्री का नाम। वो कंट्री का नाम क्या है? कई सारे देश कई सारे नामों से जाने जाते हैं और कई बार हम क्या गलती करते हैं कि हम जो उसका फेमस सिटी होता है उसके नाम से उस देश को जानते हैं, बजाय उसके कि हम देश पे फोकस करें। तो सबसे पहले तो आपको कंट्री का नाम अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री के बारे में आप बात कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, उस कंट्री के जो बेसिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए, मतलब कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उसमें से कौन से कॉन्टिनेंट में ये कंट्री जहां पे हमें एक्सपोर्ट करना है, जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। नंबर 3, जब ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं तो मैप पे हमारा अंदाजा होना चाहिए। दोस्तों, ये सारी छोटी छोटी बातें बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पे कोई फोकस नहीं करता है, कोई इसके बारे में ना बताता है, ना इसके ऊपर कोई ध्यान देता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर ज्योग्राफिकल लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन का ये मतलब नहीं कि मैप खोल लिया गूगल पे और देख लिया कि अच्छा ये यहाँ पे ऊपर जाके लेफ्ट में आता है, ऐसे नहीं देखना है। ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब क्या होता है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, इंडिया से आगे जाकर कौन से हम इसका लोकेशन किस तरह से मैप कर सकते हैं, क्यों। हर एक कंट्री के आसपास हमारे प्यारे भारत देश जैसा, हमारे महान भारत देश जैसा सुप्रीम और प्राइम लोकेशन नहीं होता है कि जहाँ पे एयर कनेक्टिविटी तो है ही है, पर साथ साथ में सी कनेक्टिविटी इतनी बड़ी है, साथ ही साथ लैंड कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में हमारी बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है। ये बात अलग है कि हमारे पड़ोसी देश थोड़े से क्रैकपॉट है, बट उनकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हमें आती है। बट इंडिया इज नॉट लैंड लॉक्ड, यानी कि हर चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ नहीं है, सी से भी कनेक्टेड है, लैंड से भी कनेक्टेड है। और हम आइलैंड भी नहीं है कि चारों तरफ पानी से घिरे हैं, हम एक पेनिनसुला है। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात है हमारे लोकेशन की। बट आपका जो टारगेट मार्केट है, वो टारगेट मार्केट का लोकेशन किस तरह से, वहां पे सबसे नजदीकी कौन सा समुद्र आता है, कौन सा सी आता है, कौन सा ओशन आता है। अगर ओशन नहीं है तो फिर कनेक्टिविटी किस तरह से करेंगे कि नजदीकी कोई हम सी पोर्ट तक हमारे गुड्स को ले जाए, फिर वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, कौन से कंट्रीज के थ्रू रोड कनेक्टिविटी होगी, या तो फिर अगर कम क्वांटिटी की गुड्स है तो एयर कनेक्टिविटी कैसी है हमारे देश से लेकर वहां तक। डिजिटल एग्जिम बेसिकली आप लोगों को एक बहुत ऐसी अच्छी बात के बारे में गाइडेंस देता है जो पूरे इंडिया में कोई नहीं देता। वो ये है कि सप्लायर जो होते हैं वो केवल इंडिया से सिलेक्ट नहीं करने हैं। हम हर एक प्रोडक्ट के लिए 5 सप्लायर सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें से 2 सप्लायर तो दूसरे देश भी होते हैं, इंडिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है और उसमें हमें इंडिया तक सीमित नहीं रहना है। दूसरे देश से खरीद के तीसरे देश में बेचो, ये भी एक सप्लायर का बहुत अच्छा नेटवर्क और इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका है। तो आपने आपके प्रोडक्ट के लिए 5 मार्केट सिलेक्ट करें, उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। पर 5 मार्केट के एनालिसिस में अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, हमारा पॉइंट नंबर 3, तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन में हमें ये भी देखना है कि जो 2 सप्लायर नेशन हमने सिलेक्ट किए हैं, जो इंडिया के अलावा और 2 सप्लायर नेशन है, उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, बाय रोड, बाय सी और एल्स बाय एयर। ये तीनों का प्रॉपर अगर हमने ज्योग्राफिकल नॉलेज ले लिया तो आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छे से काम हो जाएगा। अब आपको ये पता चल चुका है कंट्री का नाम क्या है, आपको ये पता चल चुका है उसका लोकेशन क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसके महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं। क्या वो कंट्री स्टेट्स में डिवाइडेड है जैसे हमारा देश डिवाइडेड है? अगर नहीं है तो कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में वो डिवाइडेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, दोनों। दूसरी बात कि उसके मेजर शहर कौन से हैं। ऐसे जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया में तो हम कहते हैं दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, बट बॉम्बे हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है।
कोलकाता इज वन ऑफ द मेजर सिटीज, साथ ही साथ बैंगलोर है। उसके बाद मेट्रो सिटीज में हम फोकस करें तो हमारे पास हैदराबाद आ जाता है, अहमदाबाद आ जाता है, इंदौर आ जाता है, जयपुर आ जाता है। उसी तरह से उस देश की मेजर फेमस सिटीज कौन सी है जो कि ट्रेड हब है, उनका इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। अब इतना इंफॉर्मेशन नाम का आ गया, वेरी गुड, पर ये काफी नहीं है, ये तो खाली शुरुआत है। साथ ही साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि उस कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, क्योंकि पॉपुलेशन, वहाँ के जो लोग हैं वही तो हमारे कस्टमर्स है, और कितने कस्टमर्स हमारे पास है। अब पॉपुलेशन का आंकड़ा ले लिया कि भैया वहाँ पे 10 लाख है, 40 लाख है, 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 15 करोड़ है, 20 करोड़, व्हाटएवर। पर ये पॉपुलेशन का डेमोग्राफी किस तरह से डिवाइड है? डेमोग्राफी मतलब कितने जेंट्स है, कितने लेडीज है, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने हैं जो एक्चुअली अर्न करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उसमें से जॉब वाले कितने हैं, बिजनेस वाले कितने हैं, और खास तौर पे हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कितने वहां पे बिजनेसेस है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही बिजनेसेस है जो हमारा एक्चुअल कस्टमर बेस बनेगा। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब करते हैं तो हम B2B और B2C यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर दोनों पे फोकस करते हैं। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा रिक्वायर्ड डेमोग्राफी कौन है, और उसको कनेक्ट करें अगेन ज्योग्राफी के साथ। तो हमारा जो रिक्वायर्ड डेमोग्राफी है वो कौन से शहर में है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करूं टेक्सटाइल, तो आप बोलोगे टेक्सटाइल रिलेटेड आइटम सूरत में है, कलकत्ता में है, लुधियाने में है। ये 3 मेजर हब है। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे शहरों में नहीं है, पर ये 3 मेजर हब है, तो यहाँ पे बायर्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस तरह से उस देश के आपको टॉप 5 शहर लिस्ट करने जहाँ पे आपके बिजनेसेस अवेलेबल है, आपके कस्टमर बेस अवेलेबल है। ये नॉलेज आपने ले लिया। उसके बाद थोड़ा सा एक अलग सेक्टर का नॉलेज लेना है कि वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है। पॉलिटिकल सिनेरियो मतलब कि क्या वहाँ पे तानाशाही है, क्या वहाँ पे लोकशाही है, क्या वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अफ्रीका के कई सारे नेशंस है जहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, जहाँ की गवर्नमेंट भी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, बार बार चेंज होती है, बार बार कोई ना कोई वहाँ पे अपराइजिंग होता है, कोई कूप होता है, वहाँ पे बगावत होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें देखने हैं। ये एक बार देख लिया, अगर वहाँ का गवर्नमेंट स्टेबल है, यूनाइटेड नेशंस के साथ उनका बिहेवियर रिलेशनशिप अच्छा है, इंडिया के साथ उनका बिहेवियर और रिलेशनशिप अच्छा है, तो इसका मतलब कि ये कंट्री में काम करना अच्छे से पॉसिबल है, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद ये देखना है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है सच में, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज है कि आप जो गुड्स भेज रहे हो गुड्स ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स इनिशियल पॉइंट्स हुए अभी तक। तो फिर आपका मेजर एम्फेसिस आना चाहिए इस बात के ऊपर कि वहाँ पे उस कंट्री का इकोनॉमी कैसा है, क्या वहाँ के लोग इतने सक्षम हैं कि वो आपका जो गुड्स है अगर वो हैवी क्वांटिटी में या हैवी प्राइसिंग में आप बेचते हैं तो वो वहाँ परचेजिंग पावर है या नहीं। एक होता है कॉन्सेप्ट, सबसे पहले होता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हर एक इंसान का वहाँ पे अगर एवरेज आउट करो तो कितना इनकम होता है। दूसरा होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। ये परचेजिंग पावर पैरिटी ये होता है, ये एक इकोनॉमिक टर्म है कि वहाँ पे खरीदने की क्षमता कितनी है हर एक इंसान की, स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है गुड्स एंड सर्विसेज के पीछे। एंड इतने फैक्टर्स एनालिसिस के लिए ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपको ये देखना है कि उस कंट्री में ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल के अलावा क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन है। जैसे मैं छोटा एग्जांपल दूं तो क्या आप स्विमवेयर दुबई में भारी मात्रा में बेच पाओगे? जी नहीं, वो एक कंजर्वेटिव स्टेट है। UAE पूरा एक कंजर्वेटिव स्टेट है, कंजर्वेटिव कंट्री है, तो स्विमवेयर वहाँ पे उतने ज्यादा सेल नहीं होंगे। क्या आप वुलन आइटम्स वापस सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के गर्म नेशंस में भेजोगे? भेज सकते हैं, पर वहाँ उतना खपत नहीं होगा जितना वहाँ पे समर वेयर या लूज क्लोथिंग्स का होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ का एटमॉस्फेयर। तो इससे हम उस बात पे आ जाते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये हमें देखना है। तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे रिलेटेड है या नहीं है, ये हमें पता चल जाएगा। दोस्तों, डिजिटल एक्सिम आपको हमेशा एक नॉलेज ये देता है कि प्लीज कभी भी हम एक प्रोडक्ट पे काम ना करें, मिनिमम 3 प्रोडक्ट पे काम करें, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स है जो कई सारे देशों में नहीं जाएंगे, कई प्रोडक्ट्स है जो कई सारे देशों में बहुत भारी मात्रा में जाएंगे। तो आपके पास अगर बैकअप है, 3 प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, सब्सिडियरी प्रोडक्ट और बैकअप प्रोडक्ट, तो ये 3 प्रोडक्ट के माध्यम से आप अपना ट्रेड किसी भी देश में आराम से शुरू कर सकते हैं। बहुत कम देश होंगे जो तीनों में से एक भी प्रोडक्ट में आपके काम के नहीं होंगे, तो आपका जो स्कोप है वो बड़ा हो जाएगा। अब ये फैक्टर्स देखने के बाद उस कंट्री का हमें ये देखना है वहाँ का मार्केटिंग सिनेरियो कैसा है, वहाँ पे लोगों का कनेक्टिविटी, क्योंकि कुछ देश है जो फेसबुक को बैन करके बैठे हैं, कुछ देश है जो इवन गूगल को बैन करके बैठे हैं, तो कनेक्टिविटी कैसे करोगे। तो आपको ये देखना है कि आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है डिजिटल मीडिया। तो ये डिजिटल मीडिया किस लेवल पे वहाँ पर एक्टिव है, क्या वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, क्या हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर हमें मेजरली ऑफलाइन मार्केटिंग पर डिपेंड करना पड़ेगा।
डिजिटल मार्केटिंग हो या ऑफलाइन मार्केटिंग हो, डिजिटल एग्जिम सब कुछ कवर करता है आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके सपनों के लिए। चिंता उसकी नहीं है, पर यह देखना है कि वहां पे कौन सा मार्केटिंग मेथड एप्लीकेबल होगा। वो मार्केटिंग मेथड के हिसाब से आप अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर पाओगे। मार्केटिंग इज द की, ब्रांडिंग इज द की। केवल हमारे जो बिजनेस, हमारे जो रिलेटेड बिजनेस है, खाली उन लोगों तक हमें मैसेज नहीं पहुंचाना है, वो तो हो गया मार्केटिंग, बट हमें दूसरे लोगों तक भी मैसेज पहुंचाना है ताकि एक ब्रांड क्रिएट हो सके, लोगों को वहां पे नीड खड़ी हो सके। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने कई सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो डिवाइसेस और गैजेट्स, गाड़ी का यूज करने का, गाड़ी साफ करने का, रिपेयर करने का, हवा भरने का, या फिर घर चीज में यूज होने वाली जो चीजें होती है उसका एक प्रॉपर वीडियो आपको कई सार दिखता है, और अच्छा एकदम मस्त अट्रैक्टिव वीडियो होता है, इंटरेस्टिंग वीडियो होता है। वो पर्पस है वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का। वो प्रोडक्ट आप देखते हो और उसके बाद आप फिर उसे ई कॉमर्स पे सर्च करते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे ऑनलाइन सर्च करते हो। और इसी से मैं उस बात पे आ जाता हूँ कि हम हमारी प्रोडक्ट्स डिजिटल एग्जिम अपने हर एक क्लाइंट्स को केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ई कॉमर्स दोनों के माध्यम से बिजनेस एक्सपांशन की मदद करता है। हम 100% आपके बिजनेस की तरफ फोकस करते हैं और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने की सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, और सक्सेसफुल भी होते हैं, और कई सारे बिजनेस को सक्सेसफुल भी किया है। पर ये सभी चीजें होती हैं डीप एनालिसिस, डीप रिसर्च के बाद। तो आप किसी भी कंट्री का अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो ये सारे फैक्टर्स सबसे पहले देखने बहुत जरूरी है। उसके बाद छोटे छोटे फैक्टर्स आ जाते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है। हर एक देश का कल्चर सेम नहीं होता है, हर एक देश में कुछ ना कुछ अलग होता है। छोटी छोटी एग्जांपल है, जैसे आप मान लीजिए आप अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उसके बाद अगर आपने टिप छोड़ी तो सही बात है, वो भी अच्छी मात्रा में छोड़नी पड़ती है, 5% 10% जो बिल होता है उसके आसपास। वो नहीं छोड़ते हैं तो बहुत गलत बात कहलाती है। उसी तरह से अगर आप जापान जाओगे तो जापान में अगर आपने टिप छोड़ी तो वहां पे बहुत बड़ी बवाल मच जाएगी। इट इज लाइक एन इंसल्ट, वहां टिप नहीं छोड़ सकते। किसी देश में आप जाओ, अगर वहां पे आपने बेसिक खाना झूठा छोड़ दिया तो उनको इंसल्टिंग लगता है। कहीं देश जाओ, अगर आपने पूरी प्लेट साफ कर दी तो उनको इंसल्टिंग लगता है। कहीं पे हम ऐसा बोले तो वेरी गुड होता है, कहीं पे ऐसा बोले तो गाली हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो ये तो बहुत सूक्ष्म, बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स हो गए, बट अगर हम बेसिक कल्चर देखें तो वहाँ का कल्चर कैसा है, कौन सा रिलीजन सबसे ज्यादा फॉलो होता है, कौन से फेमस पर्सनालिटीज की तरफ वो लोग झुके हुए हैं। हमारे यहाँ पे बॉलीवुड बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ पे क्रिकेटर्स जो सेलिब्रिटी होते हैं, हर जगह ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे देश है जो बॉलीवुड पे जिंदा रहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो वो सारे फैक्टर्स क्यों जानने जरूरी। आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, वो कौन सी पिक्चर देखता है। फर्क ये पड़ता है जब आप बाहर से बात कर रहे हो ना, तब हमें स्मॉल टॉक्स करनी पड़ती है, छोटी बात है, क्योंकि आप बाहर से ऐसे तो डायरेक्ट नहीं है कि हाँ हाय हेलो हो गया पहले कॉल में, दैट इज फाइन, बट उसके बाद एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करना है, मार्केटिंग तो करना ही है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आपके काम आएंगे। ये और इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको आपके बिजनेस को दूसरे देश में एस्टेब्लिश करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। सभी के सभी पॉइंट्स हमारे रिपोर्ट में कवर होते हैं विद डिजिटल एग्जिम्स पर्सनल कंसल्टेंसी, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ज्यादा जानकारी के लिए अपना नंबर कमेंट में छोड़िए और हमें कॉल कीजिए। हमारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है, उस पे कॉल कीजिए, हमसे जुड़िए, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजर से फ्री काउंसलिंग लीजिए और बनिए एक इंटरनेशनल बिजनेस डिजिटल एग्जिम के साथ। जय हिंद।